दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ एलओसी पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चालबाज चीन के सामने एलएसी पर क्या है भारत की तैयारी, किस तरीके से भारत दिखा रहा है दम, देखिए सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए और भारत की तैयारियों को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए डे एंड नाइट बीआरओ और ग्रिप मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो तमाम जो वर्कर्स आपको नजर आ रहे हैं, अभी यहाँ पर ये घटा कर रहे हैं। और जो साइड में ये जो बाउंड्रीज है, ये एक तरीके से सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए भी होती हैं, वो इस गड्ढे को खोद रहे हैं और यहाँ पर इन्हें लगाया जाएगा। और ये बिल्कुल मजबूत प्लेसमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं माइनस में यहाँ पर तापमान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं और हमारे साथ हम सर से बात करते हैं जो यहाँ पर ठेकेदार हैं। चंद्र बहादुर सर, आपने अपना नाम बताया। चंद्र बहादुर जी, अभी यहाँ क्या तापमान हो रहा है जिस वक्त अभी आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? तापमान तो बहुत निम्न में सर, यहाँ बहुत ठंडा है। इधर काम होती है, इधर 12 महीने काम होती है, काम होने की तकलीफ है, बहुत ठंडे होते हैं इधर काम करने का। जी देखिए, यहाँ पर अभी जिस वक्त हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी -12 तापमान है यहाँ पर, और रात जब हो जाती है तो वो करीब -20 के आसपास पहुंच जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लव्स पहन के ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उन्हें हटाना भी पड़ता है क्योंकि काम करना होता है बाय हैंड भी, लेकिन ये अपने आप में बेहद जरूरी है। और सड़कें यहाँ पर सर, ये जो सड़कें हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। कितने समय में ये सड़कें बनी है यहाँ? ये हो गया सब जी 5 साल हो गए इधर। 5 साल हो गए इधर का। अच्छा, अभी पहले कैसा था? पहले ऐसे कच्ची में था, कैसे रोड अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। 5 साल में इतना चौड़ी सड़कें बन गई? इतना हो गया 5 साल में, इतना चौड़ा हो गया। कितना वक्त लगता है इस तरह की सड़कें बनाने में? लगेगा आधा साल तो लगेगा, समय लगता है, लगेगा समय लगेगा। तो अभी आपको लगता है ये जो पूरा बीआरओ मिलके पूरा काम करा रही है, आर्मी जिस तरह से यहाँ पर रहती है, सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? सुरक्षित महसूस करते हैं, आर्मी रहते हैं। हाँ। करते हैं। अच्छा, आर्मी कुछ 51 RCC इधर गिरिप का अंडर में आर्मी भी चलाता है इधर काम में। अच्छा, आर्मी भी। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पानी बिल्कुल जम जाता होगा, तो पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? पानी जी ये गर्म करके पीना पड़ता है, ठंडा में रात को जमी जाता है। अभी दिन में तो ठीक है, रात को जमी जाता है, फिर उसको पिघलाना होता है। हाँ, उसे फिर पिघलाना पड़ेगा पीने के लिए। ठंडा पानी तो पीना नहीं सकता है, गर्म पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर सड़कें देख रहे हैं, लगातार आगे भी बहुत अच्छी सड़कें बन रही है, तो खुश हैं इस तरह के अब सड़कें बन रही हैं एलएसी पर? इतना ये खुश है मैडम, खुश है, खुश है, बनने में खुश है। हाँ, टूरिस्ट भी आता है? टूरिस्ट अभी सीजन में आता है, बहुत 400-500 दिन में घूमता है। चलिए, जैसे यहाँ पर पास में चीन है, तो क्या लगता है हम लोगों की जो सेनाएं हैं मजबूती से खड़ी रहती हैं, डटी रहती हैं, क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए? वो तो बहुत वो देना चाहता हूँ धन्यवाद वहाँ के लिए, जो आपका बीआरओ के लिए, इंडिया के जो आर्मी के लिए। उधर चाइना बॉर्डर में रहता है, वो बहुत कष्ट भी है उधर रहने के लिए, ठंडा भी है, बहुत हाइट भी है इधर का इलाका, इसके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बीआरओ और ब्रिप किस तरीके से मिलके यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण कर रहा है। और ये बॉर्डर्स के पास, ये जो सड़कों के पास ये जो साइड में रेलिंग्स लगाई जाती है, इसकी खास तौर से इसकी जरूरत ये है क्योंकि सड़कों पे कई बार क्या होता है कि पहाड़ नीचे दरक के आ जाते हैं, तो ऐसे में रोकने के लिए और सड़क की एक पोजीशनिंग बनी रहे, उसके लिए बहुत मजबूती से डटे रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, और आप देख सकते हैं ये जो पूरा टेरेन है, ये बेहद जटिल टेरेन है। इसको दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी कहा जाता है। लद्दाख को दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड में से एक माना जाता है। इस ठंडे रेगिस्तान में हमारे जो बीआरओ हैं, उनके जो टीम है, वो लगातार डट के डे एंड नाइट काम करती है। और हमारे जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, वो हर परिस्थिति में, हर मौसम में देश की सेवा में
तत्पर रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LAC। भारत अपनी सीमाएं मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देशों के साथ साथ दुश्मन देशों के साथ भी साझा करता है। जहां एक ओर भारत पाकिस्तान के साथ LAC पर अपनी सीमा साझा करता है, वहीं दूसरी ओर LAC पर भारत के सामने चीन की चुनौती है। लेकिन चीन की चुनौती का सामना हमारे जवान बॉर्डर पर डट कर करते हैं। इस माइनस तापमान में भी -20 तापमान में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी इन बर्फीले पहाड़ों में हमारे जो जवान हैं सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये दिखा दिया कि भारत हर चुनौती का जवाब बड़ा ही करारा और सटीक देता है। LAC पर इस वक्त हम पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी तैयारी है बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर भारतीय सेना का साथ उस बॉर्डर तक पहुंचाने पर यानी कि LAC तक पहुंचाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन LAC तक यानी कि बॉर्डर से भारतीय सेना को बॉर्डर तक पहुंचाने में एक तरीके से सेतु का काम करती है। और इसी तरीके से आज हम आपको दिखा रहे हैं भारत की वो तैयारी जो दिखाती है कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। इन बर्फीली चट्टानों से होते हुए अब हम चांगला टॉप पे पहुंच गए हैं। चांगला टॉप जो कि भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चांगला टॉप एक ऐसी लोकेशन है जो कि चीन सीमा से बहुत नजदीकी पे लगती है और अगर हम इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये हाई ऑल्टीट्यूड पर है और करीब समुद्र तल से ये 17,688 ऑल्टीट्यूड पर है। तो यानी कि इतनी ऊंचाई पर ये लोकेशन है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुंचा है। सामरिक रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारी आर्मी इस पूरे एरिया में मूवमेंट करती है तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र पे होने के कारण चीन की सीमा से लगते हुए उसकी मूवमेंट, उसके जवानों की मूवमेंट और उसकी तैनाती पर निगाह रखने के लिए हमारे जवानों को मदद करती है। ये अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट लोकेशन है क्योंकि चांगला टॉप एक ऐसी जगह है जहां से हम ऊंचाई पर बैठकर चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं चांगला टॉप जो कि भारत की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है और यहाँ तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों का जाल इस पूरे एरिया में बिछाया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LAC। चांगला टॉप भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। लगभग 17,688 फीट की ऊंचाई पर स्थित चांगला टॉप ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सेना को LAC पर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने पर मदद करता है। ऊंची स्थिति से सेना को चीनी पक्ष की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी मिलती है। यह दर्रा सीमावर्ती चौकियों तक रसद और सैनिकों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है। खासकर सर्दियों में जब अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं, चांगला टॉप तक आसानी से हमारे जो जवान हैं उनके लिए रसद, असला, बारूद, खाने पीने का सामान सब बड़ी ही आसानी से यहाँ से आ जाता है। चांगला से चीनी सेना की तैनाती और मूवमेंट की सटीक जानकारी भी मिलती है क्योंकि ये बेहद ऊंचाई पर है और ऊंचाई पे होने के कारण चीन की गतिविधियों पर हमारे जवान आसानी से नजर रख सकते हैं। यह स्थान भारत को किसी भी आक्रामक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता देता है। चांगला दर्रा केवल सामरिक नहीं, सबसे बड़ी बात है कि चांगला दर्रा जो है वो सामरिक रूप से तो ही बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन चांगला दर्रा की खास बात यह है कि पर्यटक भी सबसे ज्यादा इस लोकेशन को देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये बेहद हाई ऑल्टीट्यूड पर है। बर्फीले पहाड़ यानी कि बर्फ से
ढकी हुई चादर जो एक और हमारे जवानों को कड़ी चुनौती देती है तैनाती करने के लिए बॉर्डर पर, लेकिन पर्यटकों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र भी होती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर चांगला बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर चांगला बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं और मोटरसाइकिल से भी लोग यहाँ पर, जब गर्मियों का मौसम होता है तो मोटर बाइक्स के जरिए भी यहाँ पर आते हैं और इस कुदरत के करिश्मे को देखते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन अपने आप में बेहद जटिल और बेहद खतरनाक पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन हमारे जवानों की तैनाती को ये अपने आप में बहुत मजबूत करता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि ये वो पहाड़ हैं जो ये भी बताते हैं कि भारत इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी सीमाओं की निगरानी करने के लिए जवानों की तैनाती को लगातार बढ़ाता है। और हमारे जो जवान हैं वो इन एरियाज में आकर अपने जो देश के प्रति उनका जो प्रण है, उस प्रण को, मातृभूमि के प्रण को भी यहाँ पर आके निभाते हैं। अभी बिल्कुल बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं, -20 डिग्री तापमान में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल यहाँ पर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं और चांगला टॉप की ऊंचाई भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बेहद कठिन इलाके हैं, लेकिन भारत की यही खूबसूरती है कि हर लोकेशन अलग अलग तरह से है, लेकिन लद्दाख की ये लोकेशन अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन रणनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है अपने आप में। वीडियो जर्नलिस्ट, और यहाँ हम जोजिला दर्रे के पास मौजूद हैं, बेहद बर्फीले तूफान के बीच में। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, पहले तो सड़कों का जाल आपको दिखाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में भारत को इस बैटलफील्ड में सड़कों का जाल दिया है, बेहद मजबूत और बेहद सटीक, सामरिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट। लेकिन जिस तरह से ये बर्फीले चट्टान हम आपको दिखा रहे हैं, इन बर्फीले तूफानों के बीच में जहां सेनाएं अपना कर्तव्य निभा रही है, वही टूरिस्ट भी आते हैं और देखते हैं कि ये बर्फीले तूफान किस तरीके से हमारी सीमाओं की निगरानी, एक तरीके से बॉर्डर के पास, क्योंकि एलएसी पर ये पहाड़ रहते हैं, एक तरह से ये भी सीमा का काम करते हैं और टूरिस्ट भी इस मौसम में भी इन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम नागपुर, महाराष्ट्र से। नागपुर से आए हैं, तो बर्फीले मौसम में आप लद्दाख में आए हैं? हाँ, एक्चुअली हमारा ये सेकंड टाइम है लद्दाख में। तो ये लद्दाख की विंटर्स काफी फेमस हो रहे हैं इस बार, तो हम इस बार इसलिए हम विंटर्स के लिए आए हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम हम समर्स में आए थे। अभी आपने यहाँ पे सड़कें देखी, आप पूरा एरिया घूम के आए हैं, सड़कें कैसी लग रही हैं आपको? क्या भारत की तैयारी एलएसी पर मजबूत है, आपको लगता है? जी 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 बिल्कुल। रास्ते जो है बहुत बहुत, मतलब इतने, मैं कहूँ अगर सच तो नागपुर में भी इतने अच्छे रास्ते नहीं है। हाँ, यहाँ पे काफी अच्छे रास्ते हैं। नागपुर से ज्यादा अच्छे रास्ते आपको लद्दाख में मिल रहे हैं एलएसी पे। यस यस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एलएसी पे इतनी मजबूत सड़कें बनी हुई हैं। सर, आप जैसे आपने पूरा रास्ता देखा, बॉर्डर पर हमारी आर्मी इस मौसम में भी तैनात रहती है 12 महीने, क्या कहेंगे कि उनकी इस भावना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सामने चीन की चुनौती भी है? नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत एक्सट्रीम वेदर है। मतलब यहाँ कार से अगर हम 5 मिनट भी बाहर निकल रहे हैं तो पूरे हाथ फ्रीजिंग कोल्ड हो जा रहा है, सब बहुत बहुत एक्सट्रीम है। एंड इस जगह पर उनका रहना, ये मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। और जैसे कंडीशन है यहाँ की, लाइक हम होटल में रुके तो वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग अवेलेबल है, पर आई डोंट थिंक कि जहाँ पर वो लोग रुकते वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहती होंगी। तो मतलब हेड्स ऑफ, उनके लिए हेड्स ऑफ। अभी आप बात भी कर रहे हैं तो आपने अपने चेहरे को पूरा देखिए कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी भी बीच बीच में रुक रुक कर हो रही है। तो वैसे हमारे दर्शक अगर आपका चेहरा देखना चाहें तो बिल्कुल चेहरा देखिए। हाँ। तो आपने अपना सर नाम क्या बताया? पराग डाहट। तो पराग जी, आपने, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं लद्दाख में आते हैं तो अप्रैल, जून, जुलाई के महीने में आते हैं, आपने सर्दी को चुना? हाँ, मैं बताया तो आपकी, मैं लास्ट टाइम समर्स में आया था, मैं जून में आया था मैं। एंड इस बार एक्चुअली हमारा बर्थडे था कल, तो हम बर्थडे इस बार यहाँ लद्दाख में मनाई सोचे हमने। अच्छा। मेरी वाइफ कार में बैठी, उनकी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनको उतारा नहीं है अभी।
हम दोनों का बर्थडे सेम डे आता है और हम दोनों उनकी इच्छा थी कि एक बार यहाँ पे भी आकर देखें, इसलिए हम इस बार यहाँ पर आए हैं। तो देखिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और बीच बीच में जो है स्नोफॉल स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल है और बॉर्डर पर सड़कें तो बना ही रही है BRO और आर्मी भी तैनात है। हाँ, मतलब ये बहुत रास्ते बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैं जैसे आपको बताया पहले भी कि नागपुर से बेटर रास्ते यहाँ के हैं। नागपुर में आपको हर जगह पॉटहोल्स दिखेंगे, यहाँ पे मेरे को अभी तक कहीं पॉटहोल्स नहीं दिखे। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका नाम? अंजू थैंक यू। तो देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम जो जिला जो दर्रा है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और इन पहाड़ी दर्रों के बीच में आपको सड़कों का जाल एक तरफ हम दिखा रहे हैं और जो टूरिस्ट है इस मौसम में भी भारत के बॉर्डर पर आ रहा है, LAC पर आ रहा है और देख रहा है कि कैसे हमारी जो तैयारी है इन सीमाओं पर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LAC। गिलगिट बाल्टिस्तान से बहते हुए लद्दाख की इन वादियों में बहने वाली इस नदी को श्योक नदी कहते हैं। श्योक नदी, जिसे मौत की नदी भी कहा जाता है, करीब 550 किलोमीटर लंबी ये नदी मौत की नदी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और अगर इसमें कोई घुसने की कोशिश करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये अपनी रफ्तार से उसे बहा ले जाती है। ये बेहद खतरनाक नदी है और इस वक्त क्योंकि हम आपको बता दें करीब -20 डिग्री तापमान के आसपास हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बीच बीच में जो नदी का पानी है वो बर्फ से धीरे धीरे ढकता जा रहा है और यहाँ पर कड़ाके की ठंडी इस वक्त पड़ रही है। इस कड़ाके की ठंडी में आज TV9 आपको दिखा रहा है भारत की वो तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद LAC पर भारत किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, अपनी तैयारियों को लगातार परख रहा है, उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए TV9 भारतवर्ष भी यहाँ पहुंचा है। भारत ने करीब 125 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जिसमें से श्योक टनल भी एक है जिसको कि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण और बेहद कठिन रास्तों पर बनाया गया ये पूरा एरिया है। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से करीब श्योक जो जहां पर टनल बनी हुई है वो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके अलावा ये नुब्रा वैली जो है नुब्रा वैली के बिल्कुल नजदीक है और यहीं से नीचे अगर उतर जाते हैं तो गलवान पड़ता है। गलवान वही इलाका है जहां पर आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन आपको बता दें गलवान हिंसा जो 2020 में हुई थी जिसके बाद भारत ने LAC पर अपनी रणनीतिक तैयारियों को, सड़कों का जाल बिछाना, पुलों का जाल बिछाना और सुरंगों का जाल बिछाना शुरू किया। भारी मात्रा में जवानों की डिप्लॉयमेंट की, लेकिन अपने आप को LAC पर और मजबूत करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया। तो मैं आपको ये पूरी लोकेशन इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से अगर हम DBO दौलत बेग ओल्डी की बात करें तो वो करीब 245 किलोमीटर है। दौलत बेग ओल्डी में इस वक्त करीब -30 डिग्री तापमान है और वहां पर पूरे रास्ते में अभी बर्फ जमी हुई है और ये जो सीधा है रास्ता नीचे से गलवान की ओर जाता है और जब गलवान से और आगे जाते हैं तो यही रास्ता दौलत बेग ओल्डी की ओर जाता है। लेकिन आपको बता दें ये बेहद इम्पोर्टेंट रास्ते और यहीं से श्योक की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं श्योक टनल और भारत की नई तैयारी। चलिए, इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता श्योक की ओर जाता है और दूसरा रास्ता गलवान की ओर जाता है और गलवान से ही आगे जब निकलते हैं तो डुरबुक होते हुए यही रास्ता दौलत बेग ओल्डी की तरफ चला जाता है। लद्दाख में सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण डुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी अब पूरी तरह भारत की उत्तरी सीमाओं को मजबूत कनेक्शन इसके लिए बन चुकी है और लगभग 255 किलोमीटर लंबी ये सड़क सेना और लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए ऐसी लाइफलाइन है जिसने लद्दाख में तैनाती की पूरी क्षमता बदल दी है। पहले जहां 2 दिन का ये सफर था अब 6 घंटे में पूरा होता है
और पहले लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे, लेकिन अब आपको हम बता दें कि 2 दिन की जगह आदमी 6 घंटे में अब पहुंच जाता है और एलएसी को ये पूरा रास्ता कनेक्ट करता है। श्योक टनल कनेक्टिविटी हर मौसम में सुरक्षित बनाएगी। तो इस तरीके से हम आपको ये पूरा रीजन दिखा रहे हैं कि इस पर लगातार काम किया जा रहा है और इसे डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना की मजबूती के लिए मजबूत सड़कों का जहां जाल बिछाया गया है, वहीं हम आपको वो लोकेशन भी दिखा रहे हैं जो कि सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और चुनौतीपूर्ण है हमारे सेना के लिए। लेकिन हमारी सेनाएं हर वक्त, हर पल, 24 घंटे, 12 महीने देश की सीमाओं की रक्षा यहाँ एलएसी से करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, एलएसी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, उसके साथ ही अब बारी है एलएसी की। एलएसी पर भारत अपनी रणनीतिक तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। चालबाज चीन जिस तरीके से धीरे धीरे करके घुसपैठ करने की कोशिश करता है, नक्शे में बार बार बदलाव करता है और अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता, ऐसे में भारत ने उसको जवाब देने की तैयारी इस तरीके से की है कि बॉर्डर पर यानी कि एलएसी पर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार भारत जो है वो मजबूत कर रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद से ही भारत लगातार एलएसी को मजबूत कर रहा है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा ही टनल। ये टनल का नाम है श्योक टनल, जिसको अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को सपुर्द किया है और श्योक टनल के साथ ही करीब 125 परियोजनाओं को भारत को सपुर्द किया गया है। यानी कि ये 125 परियोजनाएं बॉर्डर पर अलग अलग एरियाज में तैनात हैं, मतलब मौजूद हैं। और श्योक टनल ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहीं से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको जो रेंजेस नजर आएंगी वो हमारे गलवान की रेंजेस भी यहाँ पे बेहद नजदीक है। और इस तरीके से आप इस पूरे जोन को देख सकते हैं और श्योक टनल की बनावट दे सकते हैं। करीब 920 मीटर लंबी ये टनल है, यानी कि लगभग आप इसे मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है। तो ये इस तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हमारी जो आर्मी है उसके ट्रूप्स के मूवमेंट को ये बहुत मजबूती देगी। इसके जरिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर हर समय तैनात रह सकेंगी। और यहीं पर पास से काराकोरम पासेस जो हैं वो मैं आपको दिखा दूं, यहीं से काराकोरम जो रेंजेस हैं, खास तौर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो पहाड़ आपको नजर आएंगे ये काराकोरम रेंजेस हैं और इसी के पास अक्साई चीन का भी जो एरिया पड़ता है, जहां पर चीन घुसपैठ करके बैठा हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत ने इस लोकेशन पर, इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इस तैयारी को अंजाम दिया है। यहाँ से जो गलवान वैली है वो भी यहाँ से बेहद नजदीक है। तो इस तरह की तैयारी भारत ने एलएसी पर की है। ये इस टनल की सबसे खास बात यह है कि करीब लगभग 1 किलोमीटर लंबी तो है ही। अगर बर्फबारी होती है और जिस तरह से अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ के तापमान में आपको बता दूं कि 15 से 21 माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर जाएगा। और इस वक्त बहुत ठंडी है, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि बर्फबारी के समय भी ये ट्रूप्स के लिए इस तरीके से प्राणदायक रहेगी कि ट्रूप्स जो है वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट को यहाँ पर कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा बर्फ हो जाए इसका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है, अपने जो हथियार हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज जो ये टनल है ये बनाया गया। तो ये फोर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके बनने से हमारी जो आर्मी है उसको और भी ज्यादा बॉर्डर पर मजबूती मिलेगी। और ये आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने इसे देश को सपुर्द कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल हमारी आर्मी करेगी
और अगर किसी को भारत का LAC और पूरे जोन को देखना है तो टूरिस्ट भी इस एरिया के पास आ सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि टूरिज्म का भी LAC पर जो है वो बढ़ावा मिले और देश की जनता जो है वो आकर बॉर्डर्स पे देखे कि कितनी मजबूती से भारत जो है वो बॉर्डर पर काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष, LAC। भारत नहीं, हाँ, चीन जहां इंच इंच करके बढ़ाने की कोशिश करता है अपनी सीमा को, वहीं भारत हर दिन सड़कों का निर्माण कर रही है और कई कई किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऑल वेदर हाई ऑल्टीट्यूड टनल्स का निर्माण किया जा रहा है और देश को ये टनल्स दी जा रही हैं। श्योक टनल उसी का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। हम आपको यहाँ पर ये श्योक टनल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कितनी मजबूत टनल है जो हर मौसम में तैनाती से मजबूती से खड़ी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के श्योक टनल के साथ टोटल 125 रणनीतिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो सीधे सीधे चीन के सामने भारत की क्षमता बढ़ाने का काम करती हैं। 28 नई सड़कें, 93 मजबूत पुल, 4 आधुनिक रणनीतिक परियोजनाएं और सबसे खास 920 मीटर लंबी ये श्योक टनल जो हर मौसम में सैन्य मूवमेंट को बढ़ाएगी, आसान करेगी और सुरक्षित करेगी। ऑल वेदर ये हाई ऑल्टीट्यूड टनल हमारे जवानों को एक बढ़त देगी LAC पर। इसकी खास बात यही है कि इसका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। यहाँ पर जो जवानों की ट्रूप्स की मूवमेंट हो सकती है, साथ ही यहाँ पर हथियारों को भी, अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो यहाँ पर आसानी से उनको, टैंकों को, मिसाइलों को यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। तो ऑल वेदर ऑल्टीट्यूड में ऑल वेदर ये जो टनल्स हैं ये हैं और इनका इस्तेमाल सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से कई तरीके से, यानी मल्टीपर्पज इनका इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि ट्रूप्स की मूवमेंट तो हो ही सकती है। यहाँ से बिल्कुल हमने आपको जैसे बताया, काराकोरम रेंजेस बिल्कुल नजदीक है, गलवान बेहद नजदीक है और अक्साई चीन बहुत ही ज्यादा नजदीक है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष, LAC। -17 टेम्परेचर में इस वक्त मौजूद है और यहाँ श्योक टनल पर और भी ज्यादा जब सर्दी बढ़ जाएगी तो -30 तक टेम्परेचर जा सकता है। इतनी चुनौतीपूर्ण जगह पर किस तरीके से ये पूरी टनल बनाई गई, किस तरीके से ये हमारी फोर्सेस को मदद करेगी, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सर। आपका TV9 पर स्वागत है। गुड इवनिंग मैम। सर, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का पल है कि हम एक ऐसे टनल के अंदर मौजूद हैं जो कि भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एज देता है जिसका जवाब दुश्मन के पास नहीं होगा। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टनल जो है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर बनी है और ये जो हमारी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट DSDBO रोड है उस पे बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, एवलांच वो सब रहता था, जिसकी वजह से ये रोड कट ऑफ रहती थी और जो हमारे ट्रूप्स आगे फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयड हैं उनको लॉजिस्टिकली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और इस टनल के बनने से ये सब बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और हमारे फोर्सेस को मोबिलिटी के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी। सर, मैं देख रही थी कि इसके पास जो हम इसकी लोकेशन को जैसे समझते हैं, काराकोरम रेंजेस इसके पास बिल्कुल पड़ती है, अक्साई चीन पड़ता है, गलवान पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हमने इस टनल को बना डाला है। बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं यहाँ से यही रोड है जो आपको गलवान से कनेक्ट करती है और आगे DSDBO से कनेक्ट करती है। तो अगर आपने कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है तो ये बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि हमने लगभग 2 साल के टेन्योर में पूरा किया है। यही हमारा मेन फोकस था, जो हमारे DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, की जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिनेरियो में हमारे ट्रूप्स मोबिलाइज हो सकें और अपनी अपने जगहों पर पहुंच सकें। सर, जिस तरह से हम इस टनल को देख रहे हैं, बहुत सुंदर ये टनल है। लगभग 1 किलोमीटर हम इसे मान सकते हैं सर, लगभग
जी बिल्कुल, ये 920 मीटर की टनल है जिसमें हमारे 2 पोर्टल्स हैं। पोर्टल 1 जिसकी लंबाई 520 मीटर है और पोर्टल 2 जिसकी लंबाई 400 मीटर है, और एक माइनर ब्रिज है 25 मीटर का जो दोनों टनल पोर्टल्स को कनेक्ट करता है। सर हम चलते हैं एक बार गाड़ी पे भी राइड करके देखते हैं कि ये टनल का पूरा व्यू कैसा है। पूरा अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि श्योक टनल, जिसको कि अभी हाल ही में देश को सपोर्ट किया गया है, LAC पे बनाया गया है, वो पूरा टनल कैसा दिखता है। और अब हम जो है इस श्योक टनल का सर के साथ राइड लेते हैं, जो कि ऑफिसर कमांडिंग हैं BRO के और श्योक टनल के इंचार्ज हैं, और हिमांग प्रोजेक्ट के अंदर ही, जो कि लद्दाख रीजन में जो है BRO का हिमांग प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर सारी सड़कें और ब्रिजेस और टनल बनते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है। और सर चलते हैं, एक पूरा राइड लेते हैं श्योक टनल का और दिखाते हैं आपको कैसा लगता है ये टनल। और अब हम इस श्योक टनल की पूरी राइड लेते हैं। और सर सबसे बड़ी बात है कि आपसे बात करते करते मैंने रियलाइज किया कि यहाँ का टेम्परेचर -20 हो गया है। जी बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर्स में -20 से -30 तक ड्रॉप हो जाता है, और ऐसी कंडीशंस में काम करना और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस को पार करते हुए हमने विदिन 2 इयर्स ये टनल को कंप्लीट किया है। सर अगर हम इस टनल की खासियत को समझें, किस तरीके से इसे बनाया गया है, इसमें क्या मटेरियल लगा है, थोड़ा सा इसको भी अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल मैम, ये जो टनल है ये लेटेस्ट लिथली आर्च टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रीकास्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं। मैक्सिमम टनल्स जो आप देखेंगे वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि ये टनल में देर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वी हैव, इसमें फाउंडेशन है, फिर हमारा सबस्ट्रक्चर है, और फिर एंड में जो सुपर स्ट्रक्चर है। इन सब की कास्टिंग इन सिटू ऑन साइट ही होती है, और वहां से फिर इसको पूरे टनल को असेंबल किया जाता है। ये कट एंड कवर टनल जो है, ये माउंटेन का जो एक फेस है जहां पे लैंडस्लाइड एवलांच प्रोन रहता है, उसको पूरा कट किया जाता है। फिर ये जितने भी हमारे आर्च हैं जिनको हमने प्रीकास्ट किया हुआ है, उनको यहीं पे असेंबल किया जाता है, और ऊपर से फिर वापस कवर कर दिया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है, ताकि ये जो नॉर्मल जो हमारा ग्रेडियंट है, नॉर्मल टेरेन है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। सर जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, इस टनल का इस्तेमाल मल्टीपर्पज या मल्टीपल यूजेस के लिए भी आर्मी कर सकती है। अगर युद्ध की स्थिति हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, सामने जिस तरह से हमारे सामने चीन की चुनौती है, लेकिन भारत जो है LAC पे लगातार काम कर रहा है, तो ये टनल किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, अगर किसी हॉस्टिलिटीज की कंडीशंस में ये जो टनल है, ये हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक्स कॉलम है, या फिर हमारे कोई क्रिटिकल स्टोर्स हैं, उनको स्टोर करने के काम में आ सकता है। एज अ टेक्टिकल हेडक्वार्टर यहाँ पे हम अपना बेस बना सकते हैं, और बाकी जो हमारी फोर्स प्रिजर्वेशन हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनके सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हॉस्टिलिटीज के टाइम में उनको यहाँ पे रखा जा सकता है। सर अभी से अगर हम 10 साल पहले का, अगर पीछे का 10 साल पहले का अगर हम LAC देखें, तो उसकी तुलना अगर हम आज के समय से करें, तो सर कितना बदल गया है हमारा ये बॉर्डर, जिसको कि हम आज देख रहे हैं, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पूरी हम सड़कों का जाल देखते हुए आए हैं, टनल्स और ब्रिजेस देखते आए हैं। अभी बहुत ज्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में सभी का, कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैपिड पेस में डेवलप किया जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए, और ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कनेक्ट किया जा सके। अभी कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा इस टनल का उद्घाटन हुआ है, और 124 और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है, जो लगभग 5000 करोड़ की लागत से बने हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, और हर एक लोकेशन को कनेक्ट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और आगे आने वाले समय में भी इससे और ज्यादा बढ़कर काम किया जाएगा, ताकि हर एक पोस्ट को हम लॉजिस्टिकली मेंटेन कर पाएं और बाई रोड कनेक्ट कर पाएं। सर जैसे अभी हम ये श्योक टनल देख रहे हैं, और इस तरह की टनल्स जो हैं हम आने वाले दिनों में LAC के पास या LOC के पास, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स हो जाते हैं। एक तरफ हमारे सामने पाकिस्तान की चुनौती है, दूसरी तरफ चीन की चुनौती है। हालांकि भारत जो है वो डटकर खड़ा हुआ है और अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तो BRO सर उसमें और कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बीआरओ का तो बहुत ही अहम रोल है। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर एक रीजन को, चाहे वो हमारा एलएसी हो चाहे हमारा एलओसी हो, दोनों तरफ दोनों एक्सिस में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। और जैसे जैसे उनके अप्रूवल आते जाएंगे, उन पे काम शुरू होता जाएगा, तो आगे आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी होगी हमारे फोर्सेस के लिए। अच्छा सर, एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ, जैसे हमने देखा सड़कें तो बनी हुई हैं, ब्रिज भी बने हुए हैं, क्या टनल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्या? टनल जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इनमें। अगर आप एक नॉर्मल टनल बनाना चाहें तो वो 400 से 500 करोड़ की बनती है पर किलोमीटर के हिसाब से। एंड ये जो कट एंड कवर टनल है, ये लगभग अगर 1 किलोमीटर की आप देखें तो 100 करोड़ में आप बना सकते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती हैं, आपका 4 से 5 गुना आपका कॉस्ट भी कम रहता है। तो उस चक्कर में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, प्लानिंग में है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा टनल्स का जो नेटवर्क है पूरे इस रीजन में आने वाला है। तो हम मान सकते हैं सर कि बॉर्डर पे हमें इस तरह के टनल्स की वाकई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे फोर्सेस की मूवमेंट के लिए, हमारे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के लिए। जी बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिस्टिक्स एंगल से भी और टैक्टिकल एंगल से भी। तो ये हमारा कोशिश भी रहती है और हमारे जो हायरार्की है उनकी फोकस भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अपने बॉर्डर एरियाज में लाए जाएं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके और मोबिलिटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हो सके। सर, हम जो टनल में देख रहे हैं कि ये जो लाइट्स लगे हुए हैं और साइड में भी जो छोटे छोटे लैंप्स नुमा जो पोल्स लगाए गए हैं, इनके बारे में सर थोड़ा सा बताएं, किस तरह की लाइट है, किस तरह के ये पोल्स हैं जो कि डे एंड नाइट हमारे फोर्स को, ट्रूप्स को इमरजेंसी के समय भी मूव करने में मदद करें। जी बिल्कुल, ये पूरी टनल में हर जगह एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं और ये जो पोल्स आप देख रहे हैं इनको डिलीनेटर्स कहते हैं, ये लगे हुए हैं। तो चाहे दिन हो या चाहे रात हो, ये टनल 24/7 ऑपरेशनल रहेगी और साल के 12 महीने ऑपरेशनल रहेगी और इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज होने में और लास्ट हमारी जो पोस्ट है वहां तक पहुंचने में। सर, हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र, जिन्होंने हमें बताया कि श्योक टनल अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है एलएसी पर हमारे ट्रुप्स के मूवमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, और अगर युद्ध की कोई स्थिति होती है तो किस तरीके से मल्टीपल यूज इस तरह की टनल्स का भारत जो है अपने हित में, अपने फोर्सेस के हित में कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, एलएसी। चीन चाहता है दबदबा, लेकिन भारत दे रहा है जवाब, सड़कों से, टनलों से, शक्ति से और अपने ताकत से। और इस ताकत की असली तस्वीर का नाम है श्योक टनल।